हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका सीटेट का पेपर अच्छा गया होगा। तो जिनका तो सीटेट का पेपर अच्छा गया है उनके लिए तो वेल एंड गुड। और अगर सीटेट का पेपर आपका अच्छा नहीं गया है, आपको लगता है कि आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तो आज से ही आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी उसके लिए। तो सीटेट के साथ साथ जिनका तो सीटेट ठीक नहीं हुआ है उनको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सीटेट बहुत अच्छा गया होगा, जिनका लगता है कि हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ऐसा ही करेंगे ना, टीचिंग एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। इसलिए तो हम सीटेट देते हैं ना। सीटेट जो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, और गवर्नमेंट जॉब पानी है हमें उसके बाद, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। उसके लिए हमें पेपर देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा सेकंड। या आप केवीएस के लिए देते हो, एनवीएस के लिए, TSSSB, या किसी भी चीज़, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो टीचिंग का। ठीक है, तो सीटेट क्लियर हो गया तब तो ठीक है। तो आप सेकंड स्टेप क्या करोगे, आप साइंस की तैयारी करोगे। साइंस की बात कर रही हूँ मैं। साइंस में जो जो टॉपिक आते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में, वो सारे हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कवर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जो कि सीटेट में तो आता ही है। अब हम जो सिलेबस लेके चल रहे हैं ना, वो सीटेट के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना बाकी बच्चों के लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और सीटेट के लिए, दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सीटेट को ध्यान में रखते हुए ही ये जो लेक्चर्स हैं ये हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सीटेट के लिए तो क्या होता है ना, 6 to 8 की NCERT सफिशेंट होती है। ठीक है, 6 to 8 की NCERT सफिशेंट होती है। बट अगर आप KVS NVS दे रहे हो तो वहाँ तो क्या है, 6 to 10th का सिलेबस आपको पूरा करना होता है साइंस का। एंड अगर DSSSB की बात करें तो उसके लिए तो फिर 6 to 12th तक का पूरा ही साइंस का सिलेबस करना होता है। तो हम 6 to 12th सारा ही सिलेबस यहाँ कवर करें। 6 to 10th तो करेंगे ही, फिर उसके बाद 6 to 12th तक, 11 12th जो है वो DSSSB के लिए होगा, तो वो भी कवर करेंगे। तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ही ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। सीटेट के लिए 6 to 8 का होगा, तो मैं बता दूंगी कि ये क्लासेस सीटेट वालों के लिए देखनी है। ठीक है, तो अभी तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। 6 to 8 का तो सीटेट के लिए है ही, तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहे हैं हम। तो सीटेट वाले भी ये क्लास ज़रूर देखें, और जो KVS NVS DSSSB वाले बच्चे हैं वो भी ये क्लास ज़रूर देखें। आई होप ये क्लास जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी, हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, अभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक करना है, आपको क्या चाहते हो, कौन सा टॉपिक हम इसके बाद करें, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप करना चाहते हो मुझे कमेंट कर देना, और फिर वही टॉपिक कर लेंगे हम। ठीक है, तो आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो टॉपिक है वो पूरा ही टॉपिक करेंगे, ऐसा नहीं है कि पार्ट्स में। आज तो पूरा ही चैप्टर कर लेके आई हूँ, पूरा ही करेंगे। ठीक है, और अब आपको पता है लेवल कैसा आ रहा है पेपर का। सीटेट का लेवल भी आपने देखा है कैसा आता है। तो एडवांस लेवल का पेपर आता है अब, जिसके लिए हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ कवर करनी है। और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, जो PPT मैंने बनाई है, इट इज़ बेस्ड ऑन NCERT। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेक्स्ट जो है हम करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे सेकेंड क्लास में। ठीक है, इसके बाद वाली क्लास में। तो आज तो हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट डे सेकंड जो होगा उसमें हम इसके MCQs डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जितने भी PYQs हैं इस चैप्टर के आए हुए टीचिंग एग्जाम में, सीटेट में, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है, पहले ही प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम सेकंड के लिए तैयारी करेंगे। सेकंड के लिए तैयारी नहीं करनी है, आपको पहले से ही तैयार रहना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे अपनी। और ये जो नोट्स है, जो अभी नोट्स दूंगी आपको, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, RB कौशल एकेडमी पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, इस पे आपको ये फ्री नोट्स मिल जाएंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पे फ्री नोट्स मिलेंगे। और ये जो क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगी। ये आपको मिलेंगी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। अभी तो 3 दिन ही मिलेंगी। इन फ्यूचर आगे देखूंगी, अगर टाइम लगेगा या आपको लगेगा कि नहीं मैम डेली ही क्लास दीजिए, हमें डेली ही चाहिए, तो उस हिसाब से कर लेंगे डेली। बट अभी के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को आपको ये क्लास मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये टेलीग्राम चैनल है RB कौशल अकेडमी, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दिस इज़ माई मेल ID। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो वी आर डूइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम आज क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज इट्स मीन? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स। ठीक है, मीन्स living beings, means very small living beings, the living beings which are very small even and we cannot see it with our naked eyes। इतने small होते हैं living organisms कि हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते। naked eye से ऐसे खुली आंखों से ऐसे हमें घूमते हुए नहीं दिखेंगे जैसे हमें एनिमल्स दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, इंसान दिखते हैं, उस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। So living organism which cannot be seen with naked eye and can only be observed through microscope। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन ऑल्सो से माइक्रोब्स। Okay, the living organism which cannot be seen with the naked eye and can only be observed through a microscope are called microorganisms or microbes। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल से बने हुए, सिंगल सेल्ड, एक ही सेल होगा इनकी बॉडी में। और मल्टी सेलुलर मीन्स मल्टीपल सेल्स, लाइक हमारी बॉडी जो है दैट इज़ मल्टी सेलुलर। ठीक है, हमारी बॉडी में multiple cells are present, millions or billions of cells are present in our body, that's why we are multicellular। Okay, the first scientist to describe microorganisms was Antony van Leeuwenhoek। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया था दैट वाज एंटनी वैन ल्यूनहॉक। ओके, ये छोटी छोटी टर्म्स ही आपको याद रखने हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, तो आप ये छोटी छोटी टर्म्स याद रखना। जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो आपकी NCERT से ली हुई हैं, तो हर एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ना। ओके, चलिए, तो अब ये तो हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हमें पता लग गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी स्मॉल लिविंग बींग्स होते हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आईज, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज एंटनी वैन ल्यूनहॉक। ओके, अब नेक्स्ट है जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज 5 कैटेगरीज। इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। 5 दे आर क्लासिफाइड एज 5 मेजर कैटेगरीज। तो बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस ये क्या है? ये इनके नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है ये। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज़ हैं बैक्टीरिया, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑल्सो गुड फॉर अस एंड दे आर ऑल्सो बैड फॉर अस। हेल्पफुल भी होते हैं और हमारे लिए ख़तरनाक भी होते हैं ये। तो कुछ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, ये सारी डिजीज़ जो हैं बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, CTET में भी बना है, CTET और सभी एग्जाम में बना है। 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है कि ये एक आपको डिजीज़ दे देंगे, ये डिजीज़ जो है किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की। 4 ऑप्शन दे देंगे, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या एल्गी की वजह से। तो ये जो डिजीज़ हैं, कौन सी डिजीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, फूड पॉइजनिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ फंगस, फंगाई जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म, एथलीट फुट, एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस जो है एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। प्रोटोजोआ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, काला अजार, अमीबिक डाइसेंट्री एट्सेट्रा।
नेक्स्ट इज एल्गी. एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग. ये क्या ये जो डिजीज़ है ये कैसे होता है? कंटेमिनेटेड सी फूड खाने से होता है. वायरस. नेक्स्ट वायरस के कुछ जो डिजीज़ है, कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम हो जाता है आजकल हमें विंटर्स में मोस्टली होता है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रेबीज़ और पोलियो इज़ ऑल्सो वायरल डिजीज़ एंड HIV एंड कोविड-19. ठीक है, तो ये सारी जो है डिजीज़ हैं जो वायरस की वजह से होती है. वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़. तो ये तो हो गई कुछ डिजीज़ की बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है, फंगस की वजह से कौन सी, प्रोटोजोआ की वजह से, एल्गी की वजह से, वायरस की वजह से. तो ये डिजीज़ आपको याद करनी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है. ठीक है, अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन पांचों को डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया. तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो दे आर अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. दे आर अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होंगी, PYQs हमने जिसमें किए थे, प्रीवियस ईयर किए थे 2018 से, और सॉरी 2018 का भी कवर किया था. जो 2018 से 2023 तक के जो जितने भी PYQs थे, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे, वो हमने डिस्कस किए थे. वहाँ हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है. उसके लिए आपको पता होना चाहिए सेल के बारे में. अब सेल जो है ना, सेल क्या होता है आपको पता है? आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल, और सेल कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू. सेल जो है कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं. ठीक है, और टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाएगा? ऑर्गन. एंड ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स हो जो भी है. ठीक है, तो आर बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है दैट इज़ मेड अप फ्रॉम सेल. मैंने आपको बताया जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ मल्टी सेलुलर. इस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, एक ही सेल से बनी होती है, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर. तो अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है, उसके लिए आपको ये सेल क्या है इसको समझना पड़ेगा पहले. ठीक है, तो सेल में क्या होता है ना, इस तरह से एक मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं सेल वॉल. बाउंड्री जो है सेल की उसको हम कहते हैं सेल वॉल. उसके अंदर एक और लाइनिंग होगी, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट यहाँ मैं बता रही हूँ प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल जो है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है. सेल मेम्ब्रेन से उनके सेल की स्टार्टिंग होती है. ठीक है, इस तरह से सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, बीच में इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस. और यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. एंड यहाँ साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए हमारी बॉडी में. ओके, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. कोई प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, कोई खाना स्टोर करने में हेल्प कर रहा है. तो जैसे गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स होगी, ये सारी क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या? DNA प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है. यहाँ पे इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. और न्यूक्लियस की कवरिंग को कहते हैं न्यूक्लियर एनवल्प. ओके, न्यूक्लियस की ऐसे कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवल्प. न्यूक्लियर एनवल्प. ठीक है, तो ये तो हो गया सेल का सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सी डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि कौन कौन से पार्ट होते हैं सेल में. ठीक है, और ये हो गया सेल का स्ट्रक्चर. बट एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है. ओनली प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर बीच में साइटोप्लाज्म में फ्लूइड होता है. फ्लूइड में ऐसे न्यूक्लियस पड़ा होता है. न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA होता है. ओके, अब आइए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे. अब
यहाँ कहा है कि दे आर अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो सेल है ना, उनके सेल में इस तरह से सेल होगा, उनका जो सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। उनका जो सेल है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनका जो डीएनए है, वो इस तरह से पड़ा होता है कहीं भी फ्लूइड में, ठीक है। उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, कोई लेयर नहीं होती, वो जस्ट ऐसे ही पड़ा है, उसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ओके, प्रोकैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में, फ्लूइड में ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है, एक जगह पे। ओके, तो उन्हीं को हम कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स। तो ये जो बैक्टीरिया है, दे आर अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, यू का मतलब ये होता है ट्रू, eukaryotes means nucleus is present. Okay, prokaryotes means nucleus is absent, eukaryote means nucleus is present. I hope दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो जो बैक्टीरिया हैं ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दैट कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दे इनहैबिट, ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं? सॉइल में, वाटर में, एंड एवरी अदर हैबिट फाउंड ऑन अर्थ। कहीं जहाँ जो जो भी हैबिटेट्स प्रेजेंट है, हर जगह पे बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। दे कैन बी अ फ्यू माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड कैन बी वेरियस शेप्स लाइक स्फीयर, रोड और स्पाइरल। ये जो है डिफरेंट शेप्स का होते हैं, कुछ स्फेरिकल शेप के होंगे, कुछ रोड शेप के होंगे, कुछ स्पाइरल होंगे। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया के। इसर्शिया कोलाइज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विवरियो कोलरी जो कोलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया के, और ये देखो इनकी फ़ोटोज़ हैं। इसर्शिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, विवरियो कोलरी, ये कुछ इमेजेस हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके, तो कुछ बैक्टीरिया जो है दे आर यूनिसेलुलर एंड सम बैक्टीरिया आर मल्टी सेलुलर। ओके, बैक्टीरिया ओनली यूनिसेलुलर होता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया है जो अपना खाना होस्ट से लेते हैं, वो दूसरों से लेते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। ओके, तो बैक्टीरिया इज़, आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर, इट इज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इज़ प्रोकैरियोट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फंगाई। इफ़ यू टॉक अबाउट फंगाई, दे आर ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब बैक्टीरिया में आपने देखा कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, बट जो फंगस है, फंगस क्या है? यूकैरियोटिक में आती है। मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट। ओके, एंड दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, मीन्स दे आर यूकैरियोटिक। मोस्ट फंगाई आर सैप्रोफाइट्स। जो फंगाई हैं सैप्रोफाइट, कुछ तो सैप्रोफाइट्स होती हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती हैं। ओके, द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। वाइल सम आर पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। और जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ओके, तो फंगाई क्या है? यूकैरियोटिक है, एंड फंगाई जो है दैट इज़ हेटेरोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो या तो क्या करती है, या तो सैप्रोफाइट है या पैरासाइट है। ओके, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंगाई के। पेंसिलियम नोटेटम, जिससे पेंसिलिन डिराइव हुई थी, एंड ब्रेड मोल्ड, मशरूम क्या है? मल्टी सेलुलर, और ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। तो जैसे आपने बैक्टीरिया में देखा कि बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर, बट फंगस में क्या है? कुछ फंगस यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ईस्ट, यू कैन सी ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर, ईस्ट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। और मशरूम क्या है? दिस इज मल्टी सेलुलर मीन्स it is made up from multiple cells. Okay, yeast is example of unicellular, mushroom is an example of multicellular. Okay, तो ये हो गया फंगस के बारे में। फंगस क्या है? यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, एंड हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर है। राइट, थर्ड इज प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ जो है दे आर ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल्सो यूनिसेलुलर, ठीक है।
प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर। जैसे बैक्टीरिया में आपने देखा कि बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है बट प्रोकैरियोट्स हैं, बट प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर तो है बट यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। मींस इसका जो न्यूक्लियस, इसकी जो बॉडी है उसमें सेल है, उसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, दैट मे बी पैरासिटिक। प्रोटोजोआ जो है पैरासिटिक इन नेचर होते हैं एंड आर हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक मीन्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, दे आर पैरासिटिक विच लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा। अब प्रोटोजोआ में आपने देखा कि प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है और अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, इट इज़ हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर। बट यूग्लिना जो है, यूग्लिना इज एक्सेप्शन। एंड यूग्लिना क्या करती है, यूग्लिना जो है अपना खाना खुद बनाती है। इट इज़ ग्रीन इन कलर, ये देखिए यूग्लिना की इमेज है। यूग्लिना जो है इट इज़ ग्रीन इन कलर, मीन्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एंड फोटोसिंथेसिस होती है इसमें, और ये अपना खाना जो है खुद बनाती है। तो यूग्लिना इज एक्सेप्शन प्रोटोजोआ के केस में। बट जो अदर हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे आर हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ओके, दे आर हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, 3 हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इज एल्गी। अब जो एल्गी है, दे आर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, मेक देयर फूड, अपना खाना वो खुद बना सकते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑल्सो यूकैरियोट। यूकैरियोट मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दे आर predominantly aquatic, means mostly found in water. So examples of algae are Spirogyra, Chlamydomonas, etc. ये Spirogyra का example है, this is Chlamydomonas, ऐसे hair like structure present होते हैं इसके head पे। Okay, तो algae is also clear. Next जो कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज़ वायरस। अब जो वायरस है ना, वायरस क्या है, वायरस एक्चुअली ना तो लिविंग थिंग है ना ही नॉन लिविंग थिंग है। ना ही वायरस लिविंग की कैटेगरी में आता है, ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है, ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। ये क्या इंटरमीडिएट है, कैसे? The word virus means poisonous liquid. The virus is also a microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म तो है और ये इतना छोटा होता है, इसका साइज बैक्टीरिया के साइज से भी काफ़ी छोटा होता है। बट दे डिफर फ्रॉम द अदर इन दिस ग्रुप एज दे कैन रिप्रोड्यूस, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन बॉडी ऑफ अ होस्ट। ये क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस तो करता है पर कहाँ करता है, होस्ट की बॉडी में रिप्रोड्यूस करता है। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, जब इसको बॉडी मिल जाएगी, होस्ट की बॉडी मिल जाएगी तो वहाँ वो रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, अब जो वायरस है ना, अगर तो बाहर पड़ा हुआ है, हवा में इधर उधर तैरता घूमता फिरेगा, ठीक है, जब वो बाहर हवा में इधर उधर घूम रहा है तब तक वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही उसको होस्ट की बॉडी मिल जाएगी, होस्ट की बॉडी में वो एंटर कर जाएगा, देन एंटर करने के बाद वो क्या करता है, लिविंग की तरह बिहेव करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करेगा। जब तक वो बाहर है, हवा में है, इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है, तब तक वो नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही उसको होस्ट की बॉडी मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगा। और होस्ट की बॉडी मिलने के बाद वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मल्टीपल कॉपीज़ उसकी बनती जाएंगी और इससे क्या होगा, वो इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देगा, हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, वायरस बाहर जब तक है तब तक तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही उसे बॉडी मिल जाएगी होस्ट की, तो वो क्या है, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा और सेल को ख़राब कर देगा, ठीक है, स्पॉइल कर देगा। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ वायरस। अब वायरस के जो एग्जांपल हैं, पोलियो वायरस, देखो ये पोलियो वायरस की इमेज है, HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, देखने में इनकी इमेजेस तो बहुत सुंदर सुंदर सी हैं बट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। ओके, तो आई होप ये पांचों ही आपको समझ आ गए होंगे, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस, पांचों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ तो हेल्पफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो हाउ इट इज़ यूज़फुल एंड हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल फॉर अस, ये हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस,
be it in making of alcohol, bread, cake, medicines, or in agriculture or cleaning the environment. Means different aspect में they are helpful for us. फर्स्ट मेकिंग कर्ड और ब्रेड केक्स, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन में हेल्पफुल हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वैक्सीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में एज अ डीकम्पोजर एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं. तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल. फर्स्ट इज़ हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस बाय मेकिंग अ कर्ड एंड ब्रेड. कर्ड और ब्रेड जो हमारी बनती है उसमें क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यही हमारी हेल्प करते हैं. जैसे कर्ड है, कर्ड में क्या हो रहा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब हम मिल्क लेते हैं, मान लीजिए हमने मिल्क लिया, मिल्क में हमने थोड़ा सा 1 स्पून आपने कर्ड का ऐड किया. ठीक है, मिल्क में आपने थोड़ा सा कर्ड ऐड किया, थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस ऐड किया, तो क्या होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे और मिल्क को वो कन्वर्ट कर देगा, पूरा ही कर्ड में कन्वर्ट कर देगा वो. ठीक है, तो कर्ड क्या है, दैट इज़ lactobacillus bacteria is present in it and this is helpful for us. ठीक है, a bacteria named lactobacillus multiply in milk converting it into curd. The making of cheese, pickles and various other food products also involve the use of bacteria. तो ये तो बैक्टीरिया, हाउ बैक्टीरिया इज़ हेल्पफुल ये पता चल गया आपको यहाँ से. सेकंड है द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. अब जब फर्मेंटेशन होती है ना, फर्मेंटेशन में कौन हेल्प करता है, ईस्ट. आपने घर पे भी देखा होगा, जब आप इडली बनाते हो या फिर मान लीजिए आपने भटूरे बनाए, छोले भटूरे बनाते हैं, भटूरे बनाए, भटूरे में जब हम आटा लेते हैं, आटे में हमने थोड़ा सा ईस्ट डाला, कुछ देर के लिए उसको रखते हैं, आप देखते हैं जो आटा है, जो डो है हमारा, वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है, वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है. हमने डो लिया, डो में हमने आटा लिया, उसमें हमने ईस्ट डाला, उसका डो बनाया और उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे और आप देखेंगे कि जो आटा होगा वो काफ़ी फ्लफ़ी होगा और काफ़ी फूल गया होगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो भी रेज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगा. तो कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसमें. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. मीन्स वहाँ क्या हो रही है, फर्मेंटेशन हो रही है. और फर्मेंटेशन में कौन हेल्प कर रहा है, ईस्ट हेल्प कर रहा है. और ईस्ट क्या है, ईस्ट इज़ फंगस. ईस्ट क्या है, फंगस है और ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है. ठीक है, so the process of fermentation, conversion of sugar to alcohol, that is required in the rice batter. इडली बनाते हो, डोसा बनाते हो, वहाँ जो बैटर हम यूज़ करते हैं उसमें भी क्या हो रही है, फर्मेंटेशन हो रही है विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट. सो हाउ दिस इज हेल्पफुल फॉर अस. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, व्हेन ईस्ट इज एडेड टू अ डो इट रिप्रोड्यूस रैपिडली रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच बबल्स इनटू डो मेकिंग इट राइज. दिस प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, केक्स एट्सेट्रा. तो ये जो ईस्ट है हमारे ब्रेड और केक बनने में हम हेल्प करते हैं. ठीक है, तो हाउ इट इज़ यूजफुल, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. सेकेंड इज़ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कमर्शियल यूज़ भी होता है. कैसे होता है, ईस्ट इज़ एन इंग्रेडिएंट दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. ईस्ट जो है वाइडली यूज कहाँ होता है, अल्कोहल की प्रोडक्शन में, वाइन एंड विनेगर के में बनने में भी हेल्प करता है. ठीक है, मेकिंग ऑफ टबैको एंड कॉफ़ी ऑल्सो यू हेल्पफुल. मतलब टबैको और कॉफ़ी जो बनती है उसमें भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. मीन्स आपने शुगर ली, शुगर में आपने थोड़ा सा ईस्ट मिलाया एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. इसे हम क्या कह रहे हैं, फर्मेंटेशन. तो अल्कोहल बनने में भी फर्मेंटेशन इज़ हेल्पफुल. ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी किसने डिस्कवर की थी, लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर की थी फर्मेंटेशन की प्रोसेस. लुइस पास्चर, पास्चराइजेशन भी इन्होंने ही डिस्कवर की है, फर्मेंटेशन भी इन्होंने ही डिस्कवर की है. ठीक है, पास्चराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि चीज़ों को एकदम से हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, एट 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे एंड सडन फिर उसको सडन चिल करेंगे एट 10 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी कम टेम्परेचर पे सडन उसको ठंडा कर देंगे एंड उसको फिर हम उसको हम फिर स्टोर करके रख देंगे. दैट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन प्रोसेस. तो पास्चराइजेशन प्रोसेस जो है, पास्चराइजेशन प्रोसेस इनके नाम पास्चर से ही ली हुई है, ये भी लुइस पास्चर ने ही डिस्कवर की थी. ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड इज़ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एज अ मेडिसिन भी
यूज़ करते हैं। मेडिसिनल यूजेस भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। द सोर्स ऑफ वाइडली यूज्ड मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? द मेडिसिन दैट स्टॉप और किल द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। जो जिस वजह से डिजीज़ वो हो रही है उसको क्या करता है? किल कर देता है, उस एजेंट को किल कर देता है, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। आर अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक एज अ क्योर फॉर वेरियस डिजीजेस। सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर, कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, जिसके भी एंड में मैक्सिमम मोस्टली आई एन ये लगा होता है ना, वो सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। पेंसिलिन, पेंसिलिन क्या है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फंगस बट it is also used as a antibiotic. Okay, next is vaccine। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम एज अ वैक्सीन भी यूज़ करते हैं। अब वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन क्या होती है? एक्चुअली एक वीक या फिर डेड ऑर्गेनिज्म होता है, काफ़ी वीक या फिर डेड ऑर्गेनिज्म होगा, डेड ऑर्गेनिज्म होता है जिसको जो है इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही उसको हमारी बॉडी में इंसर्ट करेंगे, हमारी जो बॉडी है उस ऑर्गेनिज़म के लिए, मान लीजिए कोई डेड ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ हमारी बॉडी में, तो इसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में मल्टीपल एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी इससे फ़ाइट करने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाएंगी इससे फ़ाइट करने के लिए। तो हमारी ये जो ऑर्गेनिज्म है ऑलरेडी डेड है, वीक है, वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बिकॉज इट इज़ वीक, और या फिर डेड होता है वो। तो हमारी बॉडी इससे फ़ाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बना देगी, तो काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी हमारी बॉडी में इससे रिलेटेड। तो इन फ्यूचर अगर कभी हमारी बॉडी में कोई लाइव मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म, इसी का ही जिंदा ऑर्गेनिज्म अगर एंटर करता है तो हमारी बॉडी को पता होगा कि इस ऑर्गेनिज्म से कैसे फ़ाइट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? इसको किल कर देंगी। इसलिए वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, मोस्टली वैक्सीन दी जा रही है आजकल। और अब तो कोविड की भी वैक्सीन काफ़ी मतलब मोस्टली लगाई ही है लोगों ने। तो किस तरह से वर्क करती है वैक्सीन? एक डेड ऑर्गेनिज्म को, उसी के डेड ऑर्गेनिज्म को हम बॉडी में एंटर करवाते हैं और फिर हमारी बॉडी क्या है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है और वो उससे फ़ाइट करती है। अब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो इन फ्यूचर कभी भी अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता भी है तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी होगी जो उसको किल कर देंगी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीन। अ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ करते हैं ना उनको हम कहते हैं पैथोजन। Produces antibodies against it when it enters our body. These antibodies are retained in our body and we are protected from the disease forever. A vaccine is a biological substance that initiates the production of antibodies for a specific disease. Thus vaccination protects us from the specific disease. मतलब कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ की वैक्सीन जो है दी जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चों में आपने देखा पोलियो की वैक्सीन देते हैं। पोलियो की वैक्सीन में क्या कर रहे हैं? पोलियो का जो ऑर्गेनिज्म है उसी को हम इन्वेड कर रहे हैं, उसी को हम बॉडी में भेज रहे हैं। तो या तो वो डेड होगा या वीक होगा। तो अगर हमारी बॉडी में वो जाएगा तो हमारी बॉडी जो है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और फिर वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रहेंगी हमेशा के लिए। इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ ऐसी पोलियो वायरस इन फ्यूचर अगर एंटर करेगा तो फिर ऑलरेडी हमारी बॉडी में तो वैक्सीन एंटीबॉडीज़ होंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट फाइट करेंगी और उसको किल कर देंगी। ओके, ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस के केस में, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। ठीक है, इन सब की वैक्सीन बच्चों को दी जाती है आजकल। और करंटली अभी तो कोविड वैक्सीन हम सब ने लगवाई ही है। तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन। ओके, आई होप वैक्सीन आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से काम करती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। देर आर सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल जनरली इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड्यूल्स बनी होती हैं रूट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे पीस हो गया, बीन्स हो गई। तो इनकी जो रूट्स हैं उनमें इस तरह से स्वॉलन पार्ट होता है और ये क्या होते हैं रूट नोड्यूल्स। और इन रूट नोड्यूल्स में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन को प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, वहाँ समझाऊंगी अच्छे से। दैट आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है
which increase the fertility of soil and yield of the crop. तो हाउ इट इज़ हेल्पफुल. नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर. डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में या और मैन्योर में. दैट कैन बी रीयूज्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स, मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. ओके, तो ये 6 स्टेप्स थे. आई होप आपको समझ आ गए होंगे 6 स्टेप्स कि कैसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल भी हैं हमारे लिए. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस, कि हाउ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर हार्मफुल. सो दे कैन बी हार्मफुल in numerous ways to humans, plants and animals and cause diseases. As stated, the disease causing microorganism known by the name of pathogens. ठीक है, अब कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, ये क्या कैसे कि हार्मफुल हो सकता है. हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. इट इज़ हार्मफुल बिकॉज इट कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन, इट कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स, इट कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स, और इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी होती है. चलिए, फर्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, कि हाउ ये जो है माइक्रो ह्यूमन्स में डिजीज़ कॉज करते हैं. द हार्मफुल पैथोजन्स. हार्मफुल पैथोजन मीन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को हम पैथोजन भी कहते हैं. द हार्मफुल पैथोजन एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर और फूड. एयर, वाटर और फूड, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. दे कैन देन स्प्रेड टू अदर बाय कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू एनिमल और इंसेक्ट. एनिमल और इंसेक्ट के थ्रू या इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू भी वे ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर करते हैं. द डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर और कॉन्टैक्ट आर टर्म एज कम्युनिकेबल डिजीज़. मीन्स ये जो डिजीज़ हैं अगर इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसको क्या हम कह रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़. कुछ डिजीज़ ऐसी होती है ना जो कम्युनिकेबल होती है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे कोरोना वायरस, इट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज़. तो ये कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, थ्रू एयर, वाटर और कंटेमिनेटेड फूड. तो उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. फॉर एग्जांपल प्लेग, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड एंड द कोविड-19 इन्फेक्शन. The disease-bearing microorganisms are sometimes carried by insects and animals and they are termed as carrier of that disease. जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी इंसेक्ट या एनिमल्स के थ्रू एक से दूसरे की बॉडी में जा रहे हैं तो इसे हम कैरियर भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज कैरियर ऑफ दैट डिजीज़. मीन्स वो उस डिज़ीज़ को कैरी करके लेके जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैरियर ऑफ दैट डिजीज़. फॉर एग्जाम्पल, जो फीमेल एनोफ्लीज है, मस्कीटो है, इज़ द कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम को एक्चुअली वो कैरी करके लेके जा रहा है एंड दैट कॉजेज़ मलेरिया. तो मच्छर, मस्कीटो जो है वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को कैरी करके लेके जा रहा है और प्लाज्मोडियम उसकी वजह से फिर वो मलेरिया होता है. ओके, तो नेक्स्ट इज़ ये कुछ एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कुछ डिजीज़ेस दी हुई हैं, ह्यूमन डिजीज़ेस, और उनके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज़ हो रही है. इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डिजीज़, कौन से वायरस, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पता होना चाहिए आपको. तो फर्स्ट अगर हम बात करें पोलियो की, तो पोलियो क्या है, वायरस है एंड इट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन person to infected person to healthy person through air, water and through contaminated food also. चिकन पॉक्स वायरस है और एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है. मीजल्स वायरस है, एयर के थ्रू. हेपेटाइटिस वायरस है, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर. जीका वायरस है जो कि एड्स मस्कीटो की वजह से होता है. टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हो जाती है प्रॉब्लम. कोलरा इज़ ऑल्सो बैक्टीरिया, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर लेने से ये डिजीज़ होती है. मलेरिया प्रोटोजोआ है जो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो की वजह से हो रही है. मस्कीटो क्या है, करियर उसमें जो उसको कैरी करके लेके जा रहा है प्लाज्मोडियम को. काला जार प्रोटोजोन डिजीज़ है एंड सैंड फ्लाइज की वजह से होती है. ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसमें, सैंड फ्लाइज. तो ये कुछ डिजीज़ हैं, ह्यूमन डिजीज़ जो आपको पता होने चाहिए, और इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट चीज़, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. तो फुट एंड माउथ डिजीज़ इन एनिमल इज़ कॉज्ड बाय वायरस.
एंड ये कैसे होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनिमल, अगर किसी एक एनिमल को है और उसके साथ दूसरा एनिमल भी उसी के पास है, ठीक है, उसी के साथ खड़ा है, उसके पास उसको बांध रहे हैं, वहीं रह रहा है, एक साथ रह रहे हैं दोनों, तो उसकी वजह से वो जो डिजीज़ है दूसरे में भी चली जाती है। सेकेंड एनिमल डिजीज़ है एंथ्रैक्स, जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। इट इज़ कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड मीट, इन्फेक्टेड मीट खाने से ये डिजीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन थर्ड पॉइंट, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। कुछ प्लांट्स में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज़ कॉज करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज इन प्लांट्स ऑफ पोटैटो, राइस, व्हीट, शुगर केन एट्सेट्रा, रिड्यूसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। उनकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं। एंड दीज डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स। अगर कुछ डिजीज़ हो जाती है प्लांट्स में, तो उन पे केमिकल स्प्रे करके भी उस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट डिस्ट्रॉय दिस ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ द डिजीज़ ऑफ प्लांट्स आर लिस्टेड एज बिलो। कुछ प्लांट्स के डिजीज़ वो दिए हुए हैं। फर्स्ट प्लांट डिजीज़ येलो वेन मोजेक इन भिंडी। भिंडी में ये डिजीज़ होती है जो वायरस की वजह से हो रही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट। सेकेंड इज सिट्रस कैंकर, जो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। Next is rust of wheat is a disease, plant disease. It is happens because of this fungus, fungi की वजह से हो रही है, and air और seeds जो है इसमें mode of transmission होते हैं। अब ये कुछ बॉक्स में कुछ अदर डिजीजेस हैं प्लांट्स के, ये भी आपको याद करने हैं। एक है रेड रोड जो है शुगर केन में होता है और फंगाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। विल्ट जो है चिक पी में होता है और इसके लिए फंगस रिस्पॉन्सिबल है। टिक्का जो है ग्राउंड नट मूंगफली में होता है, इसके लिए भी फंगस रिस्पॉन्सिबल है। स्मट वीट में होता है एंड दिस इज फंगाई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। टोबैको मोजेक टोबैको में होता है और ये वायरस की वजह से होता है। ब्लाइट जो है राइस की डिजीज़ है एंड ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। तो ये टेबल भी आपको याद करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है कि कौन सी डिजीज़ है, किसकी वजह से, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्गी रिस्पॉन्सिबल है, फंगस रिस्पॉन्सिबल है या फिर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिजीज़ के नाम और कौन से प्लांट में ये डिजीज़ हो रही है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स contaminate the food, they sometimes produce toxic substance which leads to ill health of a person consuming it and has health problem like vomiting and needs to be taken to hospital. This condition of consuming food contaminated with microorganism is called food poisoning. तो अगर microorganism ने खाना contaminate कर दिया है, कई बार अगर हम खाने को ऐसे ओपन रख देते हैं, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे और इसी खाने को अगर हम खा लेते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और ये क्या करेंगे, फूड पॉइजनिंग करेंगे। इसकी वजह से हमें क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगा, चक्कर आएंगे, ठीक है, डायरिया भी हो सकता है। तो ये जो है इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, फूड को कंटेमिनेट कर रहे हैं और उस फूड को अगर हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। सो बैक्टीरिया दैट कोज, कुछ बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, वो कौन कौन से हैं, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकी एंड क्लोस्ट्रीडियम। और कुछ फंगस हैं, दे कोज फूड पॉइजनिंग, कौन कौन सी फंगस है, एस्परगिलस एंड पेंसिलियम। तो ये जो है फंगस हैं जो फूड पॉइजनिंग कर रही हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, कि हम खाने को ख़राब होने से बचाएं ताकि फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो हम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, देयर आर मैनी वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड। अगर फूड पॉइजनिंग से हमें बचाना है खाने को, तो उसके लिए काफ़ी अदर वेज़ हैं। उसके लिए हमें फ़ूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा और हम फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे, एज डिस्कस अबव, कंटेमिनेशन ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीड्स टू चेंज इन द कलर एंड टेस्ट ऑफ द फूड। अगर फूड कंटेमिनेटेड हो चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको कंटेमिनेट कर दिया है, ख़राब कर दिया है, तो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें से स्मेल आती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। सो सेवरल मेथड्स कैन बी फॉलो टू प्रिवेंट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक, सम ऑफ देम आर फॉलोज। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फर्स्ट इज़ केमिकल मेथड। जनरली सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर यूज्ड टू कंट्रोल देयर ग्रोथ एंड दीज आर टर्म प्रिजर्वेटिव्स। एग्जांपल सॉल्ट इन पिकल्स एंड सोडियम बेंजोएट इन जैम। सोडियम बेंजोएट क्या है, एक फूड प्रिजर्वेटिव है जो जैम्स में हम यूज़ करते हैं।
Second is common salt. This is a common practice where meat and fish or some fruits like raw mangoes, tamarind etc. are covered with salt to last them for longer period. हाँ, अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ लंबे टाइम तक स्टोर करनी है हमें, तो हम क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं, उसमें ऊपर से सॉल्ट डाल देते हैं. अब सॉल्ट क्या करता है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है और चीज़ों में से पानी को एब्जॉर्व कर लेता है और चीज़ों को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है शुगर. शुगर भी क्या करती है, सेम यही करती है. शुगर भी जो एक्सेस वाटर है उसको जो क्या करता है, सोख लेता है उसको. ठीक है. सम फूड आइटम्स लाइक जैम्स एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड इन शुगर विच रिड्यूसेस द मॉइस्चर को कम कर देगा, वाटर कंटेंट को कम कर देगा, जो कि क्या करेगा, इनहिबिट करेगी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. नेक्स्ट प्रोसेस है ऑयल एंड विनेगर. आपने देखा है अचार वगैरह जो हम बनाते हैं उसको लंबे टाइम तक स्टोर करना हो तो उसमें हम ऑयल या विनेगर डालते हैं. दिस इज ऑल्सो यूज कॉमनली एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन सच कंडीशन. This is widely used in making pickles. Next is heat and cold treatment. It is common practice to boil milk in order to store it. This method of heating milk to eliminate the microbe present in it is called pasteurization. पास्चराइजेशन प्रोसेस अभी मैंने बताया था कि किसी चीज़ को हाई हीट पे हम हॉट गर्म करेंगे. जैसे मिल्क है, मिल्क को हम बॉयल करेंगे एट हाई टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस फॉर मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर होता है अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस. उस पर एकदम से हम उसको हीट करेंगे एंड फिर उसको सडन हम ठंडा कर देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे 10 डिग्री सेल्सियस. काफ़ी कम टेम्परेचर पे उसको हम रख देंगे और फिर उसको हम स्टोर कर देंगे. दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन प्रोसेस. इसके थ्रू भी चीज़ों को काफ़ी लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं. सिमिलरली स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर पे चीज़ों को रखने से भी जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ कम होती है. फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर हम घर पे यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ हमारी बच जाती है तो हमें बाहर नहीं रखते, हम उसको अंदर रख देते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो है ना वो मॉइस्ट और मॉइस्ट टेम्परेचर में ग्रो करते हैं. वो चिल्ड ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में या ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते. ठीक है. नेक्स्ट इज़ स्टोरेज एंड पैकिंग. तो स्टोरेज और पैकिंग ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. First is storage. Proper storage of food is crucial to keep it safe from harmful microorganisms. Food should be stored in clean, airtight container and kept at right temperature to prevent spoilage. For example, refrigeration slow down the growth of bacteria and mold. अभी मैंने बताया कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है तो ठंडे टेम्परेचर पे क्या आता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ग्रो नहीं कर पाते. पैकिंग. गुड पैकिंग मेथड प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन. यूजिंग सील्ड पैकेज prevent microorganisms from getting it into the food. It also helps in preserving the food fresh and extend it in shelf life. किस चीज़ को हम प्रॉपर पैक करके रखते हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, उसको हम काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाते. बाय फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस वी कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फूड बॉर्न illness and ensure that food stay safe and fresh. तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम फूड को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, चलिए ये तो हो गया. अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस where certain microorganisms help to convert nitrogen from the air to form of plants that can use. Plants need nitrogen to grow but they cannot use nitrogen gas in the air directly. अच्छा, अब जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अवर एटमोसफियर. बट नाइट्रोजन को हम जैसे ऑक्सीजन को इनहेल करके यूज़ करते हैं वैसे हम नाइट्रोजन को इनहेल करके ब्रीथ करके यूज़ नहीं कर पाते. ऑल्दो जो नाइट्रोजन है वो क्या है, की इंग्रेडिएंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. नाइट्रोजन क्या है, की इंग्रेडिएंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड की कन्वर्जन में हेल्प करता है और अमीनो एसिड क्या करता है, हेल्पफुल फॉर मेकिंग प्रोटीन. तो दैट्स वाई नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है. तो दैट्स वाई नाइट्रोजन क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है. नाइट्रोजन क्या है, की इंग्रेडिएंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. दैट्स वाई नाइट्रोजन इज़ यूजफुल फॉर अस. बट ये जो नाइट्रोजन है इसको हम ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर सकते, हम ब्रीथ नहीं कर सकते एटमोसफियर में. ऑल्दो 78% नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट बट हम इसको ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर सकते. तो अब हमें नाइट्रोजन कैसे मिलेगी? तो ये नाइट्रोजन अब कैसे मिलेगी हमें, प्लांट्स के थ्रू मिलती है. प्लांट्स के थ्रू कैसे मिलती है, जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स तो
ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं कुछ, ठीक है, उनके प्लांट्स में से रूट्स में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और इन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और इस अमोनिया को फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं और प्लांट्स में नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और जब हम ह्यूमन बीइंग्स इस प्लांट को खाएंगे, प्लांट को कंज्यूम करेंगे, तो हमारे अंदर नाइट्रोजन आ जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन हमारे अंदर जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया से प्लांट को मिल रहा है, और प्लांट को फिर जब एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो वो एनिमल्स के अंदर चला जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस वेयर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स कैन यूज plants need nitrogen to grow but they cannot use nitrogen in the air directly. Certain bacteria like those found in roots of leguminous plants, example लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल जैसे पीस हो गया, बीन्स हो गया, कुछ पल्सिस होगी, कैन कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड नाइट्रेट. These form of nitrogen are then absorbed by plants through their roots and used to make important proteins and other compounds. This process is crucial for healthy plant growth and helps in maintaining soil fertility. So that's why नाइट्रोजन जो है हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है। प्लांट ने नाइट्रोजन जितने भी प्लांट्स हैं सारे जो सबको नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को अमोनिया में, और अमोनिया को प्लांट्स जो है यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उनके अंदर प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, उनको प्रोटीन मिल जाता है। और इस प्लांट को एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी प्रोटीन आ गया, ठीक है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें लेग्यूम्स प्रेजेंट नहीं होता, उनको नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनको नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? उनको नाइट्रोजन मिलेगा थ्रू सॉइल में कुछ अदर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ प्रेजेंट। वो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है, और फिर वो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रेट को एज अ सोर्स यूज़ करते हैं, और जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट में तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो उसको हेल्प कर रहा है, बट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ प्रेजेंट जो कि हेल्प कर रही है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, और फिर वो नाइट्रेट क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा प्लांट्स की, ठीक है। अब लेग्यूमिनस प्लांट और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट दोनों ही नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जा रही है, प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं इस नाइट्रोजन को, और फिर ये नाइट्रोजन को एनिमल्स कंज्यूम करेंगे तो एनिमल्स के अंदर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो इस तरह से तो जो जितनी भी नाइट्रोजन है सारी कंज्यूम हो जाएगी। तो फिर वापस नाइट्रोजन का जो बैलेंस है ये कैसे मेंटेन करके, इसका जो 78% नाइट्रोजन है इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे मेंटेन करके रखेंगे? इस तरह से तो आने वाले टाइम में सारी नाइट्रोजन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे हम? इसके लिए हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल कि कैसे जो है प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं थ्रू सॉइल, और फिर कैसे नाइट्रोजन जो है वापस एयर में जा रही है। तो वही हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपको समझ आ गया कि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोटीन में, नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, और नाइट्रोजन से प्रोटीन बन रहा है प्लांट्स में, और उस प्लांट्स को हम खा रहे हैं, फिर हमारे अंदर वो प्रोटीन जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल की वापस एयर में नाइट्रोजन का जो बैलेंस है उसको कैसे हम मेनटेन करके रखेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के लिए आप यहाँ पे ये देखिए यहाँ नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट, ओके। अब नाइट्रोजन जो है हमें नाइट्रोजन कैसे मिलेगी? नाइट्रोजन जो है मान लीजिए प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के रूट्स में ये लेग्यूमिनस प्लांट है, यहाँ पे रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट है, और राइजोबियम बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट ओवर हियर। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करेगा अमोनिया में, और अमोनिया को ये जो बैक्टीरिया है ये यूज़ करेगा
प्रोटीन सिंथेसिस में, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे असिमिलेशन। मीन्स ये जो प्लांट है ये अमोनिया को यूज़ कर रहा है, नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया थ्रू दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा अमोनिया में, और ये जो अमोनिया है इसको प्लांट्स यूज़ करेंगे, तो इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। ठीक है, जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं इस अमोनिया को, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया एसिमिलेशन। अब क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजन है दिस इज़ अब अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, और अमोनिया जो है आगे फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, और अमोनिया जो है नाइट्रेट में ब्रेक डाउन होगा। तो कुछ जो प्लांट्स हैं वो तो अमोनिया को यूज़ करते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो अमोनिया को यूज़ करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और कुछ जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट को यूज़ करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो अमोनिया को यूज़ कर रहे हैं वो हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो तो अमोनिया को यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट को यूज़ करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ असिमिलेशन हुई, नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, अमोनिया से प्रोटीन से अमोनिया जो है प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प हो रही है, इसे हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, वो जो है नाइट्रेट को यूज़ करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज़ ऑल्सो असिमिलेशन। यहाँ भी असिमिलेशन ही हो रही है क्योंकि वो इसको नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन की फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो अमोनिया है, अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और अमोनिया जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन, इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जिनको हम कह रहे हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया क्या अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्जन में हेल्प कर रहे हैं, और इसको ये कुछ प्लांट जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है इस नाइट्रेट को यूज़ करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो असिमिलेशन। ठीक है, अब जब ये प्लांट्स एनिमल ने कंज्यूम किए तो एनिमल की बॉडी के अंदर चली जाएगी ये प्रोटीन। तो जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे तब क्या होगा, व्हेन प्लांट्स आर डाई, तो क्या होगा, प्लांट्स डाई करने के बाद जो इनकी बॉडी में प्रोटीन है, दे कन्वर्टेड बैक इनटू अमोनिया। प्रोटीन है अगेन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अमोनिफिकेशन। जो प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम कह रहे हैं अमोनिफिकेशन। ओके, जब प्लांट्स और एनिमल डाई करेंगे कुछ डिकम्पोजर्स उन पे फीड करेंगे, और ये क्या होगा, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब क्या होगा, अमोनिफिकेशन हो गया। अब क्या है, ये जो अमोनिफिकेशन होने के बाद जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इस पे फीड करेंगे, है ना, अब इस पे एनिमल या प्लांट पे फीड कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट तो सॉइल में चला जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन का, और कुछ जो अमाउंट है नाइट्रोजन का वो क्या एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, एंड इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, तो इस तरह से जो सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है नाइट्रोजन जो है वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सो द साइकिल विल कंटिन्यू, साइकिल कैसे इस तरह से कंटिन्यू रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे एक ब्लैंक पेज पे भी आपको नाइट्रोजन साइकिल फिर से समझा देती हूँ क्या है, यहाँ पे बता रही हूँ। नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ओके, नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉरी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट इसको हम एज डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनकी रूट नोड्यूल्स में। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन है ना उसको कन्वर्ट करता है प्रोटीन में। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा अमोनिया में, और इस अमोनिया को प्लांट्स यूज़ करेंगे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये तो हो गई एक प्रोसेस। ठीक है, इस अमोनिया को प्लांट्स यूज़ करेंगे, इसे हम कहेंगे
असिमिलेशन। ये तो हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया। कुछ नाइट्रोजन जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, तो उसको तो लेग्यूमिनस प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, वो नाइट्रोजन को कैसे यूज़ करेंगे कि अमोनिया जो है ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया, और अमोनिया कन्वर्ट होएगा नाइट्रेट में। और ये जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है ये नाइट्रेट को यूज़ करते हैं फॉर असिमिलेशन, नाइट्रेट को यूज़ करते हैं फॉर असिमिलेशन। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया कि नाइट्रोजन को जो राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट यूज़ कर रहे हैं वो अमोनिया की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, फिर अमोनिया फिर से ब्रेक डाउन होकर नाइट्रेट में ब्रेक डाउन होगा और इस नाइट्रेट को यूज़ करेंगे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो हाउ नाइट्रोजन जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रही है, राइजोबियम इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक है, उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी प्लांट्स में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, इस प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करेंगे तो एनिमल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, एनिमल के अंदर प्रोटीन चला गया, उनको प्रोटीन मिल गया। अब जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे, तो क्या होगा, उन पे कुछ डीकम्पोजर्स जो हैं वो फीड करेंगे। डीकम्पोजर्स के हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं। डीकम्पोजर्स कुछ बैक्टीरिया और फंगस हैं जो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं, उसको मैन्योर में कन्वर्ट करेंगे। अब जब ये डाई करेंगे तो इनकी बॉडी पे डीकम्पोजर्स फीड करेंगे और ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। जो इनकी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट था, प्लांट्स और एनिमल्स को जो प्रोटीन मिला था, ये प्रोटीन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। तो जो प्रोटीन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है इसे हम कह रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। देखो क्या हुआ था, नाइट्रोजन से अमोनिया बना, कुछ प्लांट्स ने अमोनिया को यूज़ किया, अमोनिया से नाइट्रेट बना, कुछ प्लांट्स ने नाइट्रेट यूज़ किया। लेग्यूमिनस प्लांट्स ने अमोनिया यूज़ किया, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट ने नाइट्रेट यूज़ किया। अब जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाएंगे तो यही प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। क्या होगा, नाइट्रेट से फिर प्रोटीन बन गया। अब जब ये डाई करेंगे तो ये प्रोसेस उल्टी चलेगी, प्रोटीन कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और ये कैसा होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से होगा। प्रोटीन से नाइट्रेट बन गया, अब नाइट्रेट जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। ठीक है, एक मिनट, ओके। तो ये जो प्रोसेस है ये नाइट्रिफिकेशन है। फिर जब अमोनिया से फिर नाइट्रोजन बनेगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है सॉइल यूज़ कर लेगी और कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये प्रोसेस हो रही है और ये जो नाइट्रोजन वापस जा रही है एटमॉस्फेयर में, तो दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। जो नाइट्रोजन साइकिल है ना वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, सो हाउ नाइट्रोजन साइकिल वर्क, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बारी मैं ये सब इरेज कर लूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार हमने आज क्या क्या किया है वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक बारी कॉन्सेप्ट में आप बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है आज। इसको इरेज कर लूँ एंड देन यस। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें थी वही सब यहाँ पर पढ़ाई हैं, वही सब हमने यहाँ किया है, कुछ भी फालतू एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, और ये सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट। और ये जो नोट्स हैं आपको, ये जो पीपीटी है ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आरबी कौशल एकेडमी पे, आप उसको वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, एक बार फिर से मैं ये डिस्कस कर लूँगी क्लास। ठीक है, मतलब जो टॉपिक है आपको, जिसमें टॉपिक में डाउट होगा वो टॉपिक हम फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट में आप डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के चैप्टर में एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने आज के चैप्टर में। तो हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, हमारा टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल,
ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स, इतने स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सीन विद आवर नेक्ड आइज, इसके लिए हमें जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं उसे हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेजर ग्रुप्स हैं, 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हमने डिस्कस किए, जिसमें बैक्टीरिया फर्स्ट था। बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। सेकंड हमने किया था फंगी इज़ हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर एंड इट इज़ यूकैरियोट्स। एंड थर्ड हमने किया एल्गी क्या है, इट इज़ ऑटोट्रॉफिक इन नेचर एंड ये अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। और फोर्थ हमने क्या किया, हमने किया प्रोटोजोआ जो है दे आर यूनिसेलुलर एंड दे आर यूकैरियोट्स, ओके, ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं। फिफ्थ हमने कैटेगरी की वायरस की, जो कि नॉन लिविंग वायरस जब तक बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा तो वो लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है, दैट इज़ कॉल्ड वायरस, ओके। तो ये मेजर ग्रुप्स किए हमने। उसके बाद हमने किया है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर यूजफुल फॉर अस, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर हार्मफुल फॉर अस। So how they are useful for us? They are helpful for making curd, bread etc. Making curd and bread etc. फिर it is helpful for making medicines बनने में ये हेल्प करता है। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनी होती हैं, बनने में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमने किया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या करते हैं, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और क्लीनिंग एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कुछ डिकम्पोजर जो हैं वो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर कमर्शियल यूज़ भी देखा हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एंड हाउ इट इज़ हार्मफुल, बिकॉज ये क्या करते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ हार्मफुल बिकॉज इट क्या क्या कर रहे हैं, ये डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं, कॉज डिज़ीज़ इन प्लांट्स में हमने डिफरेंट डिजीज़ की, प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, एनिमल्स में करते हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स में जो डिजीज़ हैं वो डिस्कस की। एंड देन और हाउ इट इज़ हार्मफुल, ये क्या, स्पॉइलेज ऑफ फूड को स्पॉइल करता है ये। अब फूड जब स्पॉइल हो रहा है, स्पॉइलेज ऑफ फूड हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे। फिर सॉइल प्रिजर्वेशन के हमने डिफरेंट मेथड किए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि हाउ वी कैन प्रिजर्व द फूड बाय केमिकल मेथड, बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर एंड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ये हमने प्रिजर्वेशन में पढ़ा, ठीक है। और यही सब चीज़ें हमने की। और उसके बाद हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड देन नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो ये 5 टॉपिक्स किए। फर्स्ट मेजर ग्रुप्स किए हमने पांचों के फर्स्ट, फिर हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर अस, फिर हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, फिर हमने किया प्रिजर्वेशन मेजर ग्रुप्स किए, हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर अस सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, फोर्थ पार्ट में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फिफ्थ पार्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड देन नाइट्रोजन साइकिल। तो ये 5 मेजर पार्ट्स डिस्कस किए हमने इस चैप्टर में, ओके। तो ये नाइट्रोजन साइकिल जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई है वही सब यहाँ लिखा हुआ है, कि जो नाइट्रोजन साइकिल है दैट कैन बी डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटिंग नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर थ्रू सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर। कि जो सर्कुलेशन हो रहा है नाइट्रोजन का सॉइल में, पहले एटमॉस्फेयर से सॉइल में, फिर सॉइल से बैक टू द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली। जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, डायरेक्टली ब्रीद नहीं कर सकते। दिस नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स बाय सम बैक्टीरिया इन द सॉइल। ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है। नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स क्या है, अमोनिया एंड नाइट्रेट with the help of some bacteria, ठीक है। दिस कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन की कन्वर्टेड फॉर्म है, इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स एंड देन एनिमल्स फीड ऑन देम, दे गेट दैट, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, और प्लांट्स को जब एनिमल्स कंज्यूम करेंगे तो एनिमल्स के अंदर चला जाएगा,
protein. The fungi and bacteria in the soil convert the nitrogen present in dead plants and animals to either gases or compound that are reused by the plants. Thus the balance of nitrogen is maintained in the atmosphere. तो इस तरह से जो नाइट्रोजन का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में. ओके तो ये था नाइट्रोजन साइकिल, जो आई होप आपको समझ आ गया होगा. फिर भी आपको कोई डाउट रह गया होगा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके तो ये तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके MCQs. ना इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके PYQs हैं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में PYQs आए हैं, जो भी ठीक है, जितने भी MCQ बनेंगे वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. और मैंने आपको भी बताया कि ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. ठीक है, तो आज फ्राइडे आपको आज क्लास मिली है, अब नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी मंडे को. ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे नेक्स्ट क्लास आपको मंडे को मिलेगी, जिसमें हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर हम सेकंड टॉपिक करेंगे. अब सेकंड टॉपिक कौन सा होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सेकंड टॉपिक आप कौन सा चाहते हो कि मैम ये टॉपिक आप पहले कीजिए, वही टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, आप बता देना. या फिर हम मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर वाला जो टॉपिक है लाइट चैप्टर, वो डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, और अगर आप कोई टॉपिक चाहते होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वो वाला टॉपिक पहले कर लेंगे. ओके, और ये जो हम सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें. ठीक है, ज़रूर कंसीडर करें इस वीडियो को. ओके, तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. एंड हाँ, ये PPT आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर.